फिर अपन इस पे अगेन क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वैसे आई होता है, लेकिन इसको R1 और इसको R2 कह देते हैं। ये इंसिडेंट है तो बाहर निकलने वाले एंगल को इमर्जेंट एंगल कह देते हैं। क्या कहेंगे? अब बताओ इसमें कितनी बार डेविएशन हुआ? 2 बार हुआ। इसका मतलब डेविएशन आपको थोड़ा ठीक मिलने को देखने को मिल रहा है। ये डेविएशन आपके प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा आपको डेविएट कराना उतना आप करा सकते हो। कैसे? प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बढ़ा के या कम करके। तो ये रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो ये क्या होगी? इंसिडेंट रे होगी। ये इमर्जेंट रे होगी। ये इंसिडेंस एंगल है और ये, ठीक है, ये R1 है और ये, और इसको कहेंगे अपन एंगल ऑफ प्रिज्म का। ठीक है, आगे की कहानी। अब इसके अंदर डेविएशन आपको भली बात ही पता है। यहाँ डेविएशन कितना आएगा बताओ जरा। देखो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है तब तो डेविएशन आता है पाई माइनस 2i, और रिफ्रैक्शन होता है तो i माइनस आर या फिर r माइनस। आपको पता ही है कि ये डेंसर मीडियम है तो i माइनस, क्यों i माइनस बड़ा होगा, बिल्कुल। दूसरी बार कौन बड़ा होगा? e, क्योंकि ये रेयर वाला बड़ा होता है तो e माइनस r। कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो और एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस। ये एंगल है, ये एंगल है। आप इस एंगल के बारे में देखो, तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो मैं कहूंगा 90 माइनस R1, 90 माइनस R2 प्लस A इज इक्वल टू 180। तो A इज इक्वल टू, तो अब देखो जरा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, समझ में आ रहा है? तो क्या लिख दिया मैंने? यस सर। पहुंच गए, पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया? डेविएशन पे। यहाँ पे आप चालू हो जाते हैं। आप कई बार आता है सर क्या याद रखना है इसमें? याद का कुछ नहीं है, जो आपका प्रोसेस है वो याद रखें। अब इसमें ये चीजें काम आएंगी। नंबर 1, ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में काम आएगा। R1 है तो R2 कैसे निकालोगे? तो A में से आप R1 माइनस करके, तो आपको पता होना चाहिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल, पहली बात। दूसरी बात, डेविएशन एंगल I प्लस E माइनस I क्या है? E जो बाहर वाली राइट वाली सरफेस से बना एंगल, और A एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ तक ठीक है? बढ़िया। यस सर। नहीं वैसे तो दिया होगा, और ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। फिर भी कई बार आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऐसे लिख देता है, तो इक्विलेटरल लिखा तो पक्का 60 हो जाए। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना दे, और फिर ना दे और फिर भी मान लो जरूरत पड़ रही हो और वो देना चाहिए था उसको, तो आप 60 मान सकते हो। बाकी का तो क्वेश्चन वो गलत ही है, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सल होता है कि ज्यादातर यही होता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर अपन जो यूज करते हैं वो पतले प्रिज्म यूज करेंगे, आगे जाके आपको पढ़ाएंगे। तो I प्लस E माइनस A ले लेंगे। अब आप देखें आगे, मैं से कहूं कि I को चेंज करूंगा तो बताओ R1 चेंज होगा, या फिर मैं कहूं I को बढ़ाया तो R1 बढ़ेगा। I1 को बढ़ाऊंगा तो R1 भी, तो ये तो sin I µ2, ये बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा। देखो R1 बढ़ेगा, दोनों का सम कांस्टेंट है तो R2 कम होगा। R2 कम होगा, कम होगा। कहने का मतलब वो E और I देखो A तो वैसे ही कांस्टेंट है, I की बात खुद पे डिपेंड कर रहा है, E भी डिपेंड कर रहा है I पे। इसका मतलब जो डेविएशन एंगल है पूरा फंक्शन है किसका? इंसिडेंस एंगल। मतलब जितने एंगल पे आप इंसिडेंट कराओगे, जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल चेंज करोगे वैसे वैसे आपका डेविएशन भी चेंज होगा। तो पूरी कहानी किस पे डिपेंडेंट होगी? I पे। इसलिए इसका एक ग्राफ भी बनता है। मतलब प्रैक्टिकली, पहले मैं वो चीज बता दूं कि प्रैक्टिकल आप क्या करते हो। प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच में ग्राफ बना है, और वो ग्राफ कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है आपको। और ये अलग अलग एंगल लेंगे और पॉइंट 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 मिला के अपन ग्राफ बना देंगे। पता चल रहा है कि ये एक मैक्सिमम डेविएशन है, इससे ज्यादा और डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि अभी आई वगैरह की दिक्कत आती है। आई बढ़ाते गए ज्यादा कितना ले सकते हो? 90। और ये मत भूलिएगा कि आई को कम करूंगा तो R1 कम होगा, R1 कम होगा तो R2, कहीं R2 बढ़ के क्रिटिकल ज्यादा हो गया तो रे वापस आ जाएगी। तो ये डेविएशन देखने को नहीं, फिर तो किसका डेविएशन होगा? रिफ्लेक्शन वाला डेविएशन देखने को मिलेगा आपको।
इस वजह से समझ गए होंगे। तो ये कंस्ट्रेंट है कि आई की एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक लिमिटेड होता है, उससे कम ज्यादा। तो आई एक मिनिमम हो सकती है, मिनिमम तो अपने को चेक करनी पड़ेगी कि कितने पे TIR होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 90। और एक एंगल ऐसा होगा जहां पे अपने को क्या मिलेगा, डेविएशन मिनिमम। सवाल तो बनता ही है कि मिनिमम एंगल क्या होगा। तो वो मिनिमम एंगल तब होगा जब आई और ई दोनों बराबर। तो अब मैं वापस रिपीट करूंगा और इस ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचेंगे आराम से। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, आई को कम कर रहा हूं, पहले कम की तरफ आता हूं, आई को कम कर रहा हूं ताकि मिनिमम से चालू करूं। अब देखो एक वैल्यू होगी जिससे और कम एंगल पे क्या हो जाएगा, देखो ये भी कम, ये ज्यादा, तो TIR हो जाएगा। तो अपन उसके बाद कहानी चालू करेंगे। तो मतलब एक मिनिमम एंगल है जिसपे उससे पहले तो क्या होगा TIR, अपन मिनिमम से बाद में, क्योंकि ग्राफ तो उसके बाद ही बनना चालू होगा, उसके बाद में देखो आई को जैसे जैसे बढ़ाया R1 बढ़ा, R1 बढ़ा तो R2 कम हुआ तो E कम। इसका मतलब आई तो बढ़ रहा था लेकिन E कम हो रहा था। तो अब डेविएशन का बताना बड़ा मुश्किल है देख के तो कि क्या होगा, कि ये तो फाइनल फंक्शन से ही पता चलेगा या फिर आपको डेटा से पता चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि सर जैसे जैसे आई बढ़ा रहे थे ई कम हो रहा था, और ओवरऑल डेविएशन एंगल क्या हो रहा है, डेविएशन ओवरऑल क्या हो रहा है, कम हो गया कम हो गया कम हो गया कम हो गया। एक आई की अपने पास क्या होगी कि एक ऐसी वैल्यू आई जिसपे ई क्या होगा, कुछ ना कुछ आया होगा। तो हमने देखा कि आई को कम कर रहे थे तो ई बढ़ रहा था, फिर मैं कहूंगा कि आई को बढ़ाऊंगा तो ई कम, ऐसा सा चल रहा उल्टा सीधा। तो एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे दोनों, और जहां दोनों बराबर मिनिमम। देखो इससे पहले आ जाओ, आई को कम करो डेविएशन एंगल इसके बाद चले जाओ कम होगा। इसका मतलब एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे डेविएशन एंगल मिनिमम होगा, और वो मिनिमम कब होगा, I इज इक्वल टू E, I इज इक्वल टू E। ये चीजें आपको याद ही रखनी है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन वगैरह केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। तो अपन कहेंगे I और E दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं कब, मिनिमम डेविएशन। या फिर उल्टा बोल दूं, I और E बराबर हो जाते हैं तो डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आप क्या कहोगे, I इज इक्वल टू, और साथ के साथ सोचो जब I और E बराबर हो गए तो R1 R2 भी, और R1 प्लस R2 ए, मतलब दोनों आधे आधे हो जाएंगे भाई, दोनों का सम कितना ए, और दोनों बराबर है तो इसका मतलब A/2 प्लस है, और मिनिमम डेविएशन 2i माइनस। अब देखो जो ब्रैकेट लगा रहा हूँ सब चीज काम की है, शुरू में अपन प्रोसेस में फिर याद होते जाएंगे। तो आपने देखा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है। बेसिक डेविएशन का फॉर्मूला है I प्लस E माइनस E। अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है इसके अंदर मैंने। फिर मैंने देखा आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ बनाया। पहले अपन जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा था डेविएशन ही कम हो रहा था, जब आई ई बराबर हो गया तो डेविएशन ही मिनिमम, उसके बाद में फिर से डेविएशन ही बढ़ने लगे, और एक लिमिट के बाद में डेविएशन मैक्सिमम, और फिर से डेविएशन आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। अब ये क्यों नहीं मिल रहा, पहले उसके बारे में सोच लो। एक आई की मिनिमम वैल्यू है जिसपे क्या होता है, राइट वाली सरफेस पे TIR हो जाता है, वो दिक्कत है, तो उसके बाद चालू होगा। एक आई की मैक्सिमम वैल्यू 90 है, उसके बाद में और एंगल अपन नहीं बढ़ा सकते, उसके बीच बीच में आपको क्या दिखेगा, ग्राफ देखने को मिलेगा। और ग्राफ थोड़ा सा देखने से पैराबोलिक जैसा लग रहा है, वैसे इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है क्योंकि इसकी कोई इक्वेशन पैराबोलिक नहीं है, देख ही सकते हो कोई भी ऐसे डेफिनेट इक्वेशन नहीं बन रही। तो ग्राफ ऐसा सा होगा। फिर मिनिमम डेविएशन पे आई और ई बराबर होंगे, ऐसे केस में R1 R2 भी दोनों कितने कितने A/2 और मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए हो जाए। चलो एक में देखो ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, कोई भी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए, कोई भी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए लाइन ड्रॉ की, और मैंने देखा कि ये दो जगह मतलब दोनों डेविएशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 20 डिग्री 30 45 50 जो भी आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल भी होंगे। इन एंगल्स के बारे में कुछ कह पाओ तो बात बने। नहीं ये तो एक आई होगा और एक ई होगा।
एक आई होगा और एक ई होगा। ऐसे तो कोई सपने वाला वो काम तो नहीं है कि सर हमें देख के पता चल गया, मैं तो इसलिए पूछ रहा था पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ए क्या होगा, आई होगा, दूसरा ई होगा। ये पाथ रिवर्सिबिलिटी लो, ये प्रिज्म है। मैं इधर से देखो चाहे उधर से देखो, दोनों तरफ से मुझे क्या दिखेगा, प्रिज्म ही दिखेगा। चलिए मैंने क्या किया, इधर से 30 डिग्री पे रे भेजी और वो अपने पाथ से जाके दूसरी तरफ से निकलती है, मान लो 40 डिग्री पे। कितने पे निकली, 40 डिग्री पे। ऐसा होगा तो उधर से मैं 30 पे भेजूंगा तो इधर से भी निकलेगी 40 पे, नंबर 1। उधर से इधर 30 तो उधर 40, उधर 30 तो इधर भी। दूसरी चीज 40 मैंने इधर से एक तरफ से इधर से 30 डिग्री पे भेजी और इधर गई 40 पे, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इधर से 40 भेजूंगा तो इधर से इधर 30? बात तो वही है कि रे इधर की और इधर आ गई, तो इधर वापस भेज दोगे तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, इधर से 40 भेजूंगा तो इधर क्या मिलेगा, 30। सोचने वाली बात है। पाथ रिवर्सिबिलिटी लो, मतलब एक रे को एक बार वो रास्ता ढूंढ चुकी है फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो वापस उसी रास्ते पे जाना पसंद करेगी चाहे कितनी बार भेज दो। अब ये कह रहा है इधर 30 तो इधर 40 था, तो ये रास्ता चूज किया, तो मैं कह रहा हूँ इधर 40 भेजूंगा तो भी तो। अब इधर से 40 भेजो चाहे इधर से 40, प्रिज्म तो दोनों तरफ से सेम ही है। तो मैंने देखा 30 पे भी वही सेम पाथ था, 40 पे भी वही सेम पाथ था, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 30 पे भी सेम डेविएशन और 40 पे भी। तो कहेंगे कि एक ही डेविएशन के करस्पॉन्डिंग आई की दो वैल्यू आ रही है, वो दो वैल्यू एक रिप्रेजेंट करेगी आई को और दूसरा ई को, यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो मैंने क्या देखा ग्राफ में कि एक ही डेविएशन के करस्पॉन्डिंग दो आई आ रहे थे, या दो इंसिडेंस एंगल के करस्पॉन्डिंग एक ही डेविएशन आ रहा था। तो कहेंगे कि वो दो आई की वैल्यू थी, उनमें से एक आई रिप्रेजेंट करेगा तो दूसरा ई को रिप्रेजेंट करेगा। पाथ रिवर्सिबिलिटी लॉ से आप चेक कर सकते हो। तो आगे से आपको पता रहे, मान लो कि ये 30 डिग्री है और ये अपने पास 70 डिग्री है, तो बिना आग बंद करके कह सकते हो कि आई 30 है और दूसरा ई कितना है, 70। इससे नहीं डरना कि ये ई है ये आई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक आई और एक ई है। एक चीज, दूसरी चीज मैं इससे भी समझा सकता हूं आपको मैथमेटिकली। क्या आपको दोनों में कोई फर्क दिख रहा है मैथमेटिकली? लिखने का नतीजा जरूर चेंज हुआ, आई प्लस ई माइनस है और दूसरे में ई प्लस। तो मैं ऐसे कहूँ आई की जगह ले ली और ई की जगह ले ली, तो डेविएशन में कोई चेंज क्यों? क्योंकि पूरी सही है। तो अभी यही पॉइंट पता चला, क्या डेविएशन एंगल और आई के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है कि एक डेविएशन करस्पॉन्डिंग आई की दो वैल्यू आ रही है, इनमें से एक रिप्रेजेंट करती है आई को तो दूसरा ई को। जब आई और ई दोनों बराबर हो जाए तो डेल्टा एक ही आएगा और वो डेल्टा होगा मिनिमम। आई की जब मिनिमम हो रही है इसका मतलब एक आई ई क्या हुआ होगा मैक्सिमम। ये समझ गए अभी? अब बोल सकते हो आप 90। और तुम्हें ये भी तो बताया मैंने कि आई की एक मिनिमम वैल्यू है जिसपे TIR हो जाता है और रे ऐसे पास हो जाती है, और ये एंगल 90 देखने को। जब आई मैक्सिमम होती है तो ई क्या रहा होगा, मिनिमम, क्योंकि आई बढ़ाने से ई कम हो रहा, तो भाई ई इससे और ज्यादा एंगल कर नहीं सकते, इसका मतलब ई और कम नहीं हो सकता। एक और जो चीज इसके अंदर वो है ये कि मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में रे जो होती है ट्राइंगल के बेस के पैरेलल चली जाती है। अब देखना आराम से, सिंपल सी बात है कि जब क्या कहा मैंने, मिनिमम डेविएशन, तो आई और ई दोनों, तो ये दोनों भी बराबर एंगल है, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर, बेस बात है तो 90। अब अपन ऐसे कह दें कि ये ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केल, क्या बोलते हैं इसको, स्केल आइसोसेल्स स्केलस, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है। तो समद्विबाहु क्या, चलो दोनों तो आते हैं, ठीक है। समद्विबाहु मतलब सम का मतलब समान है, द्वि का मतलब दो है और बाहु का मतलब भुजा है, तो ऐसे ही पढ़ा है तो ऐसे याद रहता है। चलिएगा, तो कहने का मतलब वही, तो ये एंगल दोनों क्या रहेंगे इसमें बराबर होते हैं। तो अब तुमने तो कहा कि ये दोनों एंगल, ये दो एंगल भी और ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। अब मैं कह दूं कि ये दोनों के लिए कॉमन है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, और ये दोनों एंगल भी
सेम रहे होंगे और ये सब सेम है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। तो इसमें ये इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ये लाइन आती है, याद रहता है, बुक्स में भी लिखा होता है कि ये पैरेलल जाते हैं, 12th में भी ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है पैरेलल कब जाती है। मान लो इस प्रिज्म को काट के मैं थोड़ा सा ऐसे बना रखा होता, अब लगता है आपको पैरेलल होती इस बेस के, नहीं होती ना। तो ये एक कंडीशन थी कि वो कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तभी ये क्या होंगी, ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। एक सेकंड, हाँ हाँ और बताओ सब क्लास में हाँ। तो क्या हुआ कि ये तभी पैरेलल होगी जब ये एंगल सेम होंगे। तो बस थोड़ा ध्यान रखिए कि हमेशा पैरेलल होगी, ये वर्ड आए तभी बताएंगे जब वो क्या हो, समद्विबाहु। चलो ये तो बेचारे हमेशा याद करते हैं, आज तो तुम भी याद कर लो। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या क्या निकाल दिया यहाँ पे, डेविएशन निकाल चुका हूँ। अब ये डेविएशन वाली कहानी एक्सपेरिमेंटल आता हूँ, अब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जिन ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया हो, अब हिंदी वालों ने, किसी ने इंग्लिश में भी बहुत सारों ने, आरबीएसई वालों ने तो नहीं किया होगा, सीधी सी बात ये है, क्योंकि ऐसे पास हो चुके थे। तो वो क्या कि आप यूट्यूब पे एक बार वीडियो देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। उसमें क्या करते हैं, एक पेपर लगा होता है, पेपर के ऊपर वो प्रिज्म लिखते हैं, एक लाइट बीम आता है, जैसे लेजर लाइट आई, तो लेजर लाइट डेविएशन बहुत है, कम देखने को मिलता है, वैसे बेंड नहीं होती, प्रिज्म से जाने बाद जरूर हो जाएगी। तो ऐसे गई और प्रिज्म उसको बेंड कर देगा, तो ऐसे जा रही थी, मान लो ऐसे प्रिज्म रखा, उसको पेपर पे देख रहे हैं अपन, तो वो क्या थी, ऐसे भेजा, तो ऐसे जाना चाहिए था। फिर हमने देखा कि प्रिज्म के बाद में वो ऐसे चली जाती है, ये पेपर पे दोनों लाइन खिंच जाएंगी, और आप किसका, हाँ, झंडे का उपयोग करके इन दोनों के बीच में क्या चेक कर लेंगे, एंगल चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, एंगल चेक कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या आ गया, डेविएशन आ चुका है। तो ये चीजें तो अपन किससे चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से। लेकिन मजेदार बात ये है, या परेशानी वाली बात ये है कि प्रिज्म आपको दिया हुआ है, बड़ा आसानी से आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैसे पता करोगे, ना कोई फॉर्मूला ना कोई बात। तो अब आपको क्या करेगा कि कोई भी आपको रख दिया प्रिज्म, बता इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट से चेक करेंगे। तुम कहोगे कि सर कांच का, तो लेकिन कांच में भी तो बहुत सारे वेरिएशन है, उसके अंदर मिलावट है, प्योर है। फिर अपने कोई भी ऐसे प्रिज्म जैसा ले लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, पानी में नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, ग्लिसरीन डाल दी, तो अलग अलग मटेरियल की वजह से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, तो वो कैसे निकालेंगे, उसी पे काम करेंगे। तो अपन आते हैं क्या, यहाँ पे लगाएंगे क्या, स्नेल्स लॉ। तो μ1 बार एयर है, साइन आई, दूसरी तरफ ये म्यू और साइन R1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आई की दिक्कत आ रही है क्योंकि आई अपने को, तो अपन डेल मिनिमम के हिसाब से चेक करेंगे। तो आपने देखा डेल मिनिमम 2i माइनस, तो आई इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए बाई, तो डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, और ये म्यू साइन R1 किसके बराबर, तो म्यू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। अब देखो मिनिमम डेविएशन आप आराम से चेक कर सकते हो उस पेपर पे, ठीक है, वो अपन देखते जाएंगे ग्राफ की मिनिमम डेविएशन कब आया अपने को, वो पता चल गया। ए प्रिज्म एंगल आपको पता होगा, ये चीजें भी आसान है, प्रिज्म एंगल वगैरह मेजर करना, तो और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आप किसी भी सब्सटेंस का म्यू निकाल सकते हो आसानी से। तो आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे है, क्योंकि आपको लैब में जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है उसमें भी म्यू ही निकाला जाता है। 5 या 6 बार ऑब्जर्वेशन लेंगे और उनकी जो भी वैल्यू जा रही है उनको एवरेज करके आप क्या बता देंगे, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देंगे। अब चाहे एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो भी वो घूमते घूमते यहाँ तक जाता है, लेकिन कंपटीशन में ये है कि यहाँ के गाड़ी नहीं अटकती, बीच बीच में कहीं पे भी सवाल बना सकता है।
वो बात अलग है कि ज्यादातर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि टारगेट आपका लैब में यही होता है। तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल दी क्या? चलो ठीक है। ये तो अब इस केस में तो आपने कहा कि सर ये मिनिमम डेविएशन के केस में ही ये फॉर्मूला लग पा रहा है। अब मुझे ये देखना है क्या कि थिन प्रिज्म हो तो क्या कहानी हो सकती है। अब आपको स्कूल में तो यही सिखाया जाता है कि थिन प्रिज्म है तो साइन की वैल्यू ऑलमोस्ट साइन थीटा थीटा हो जाता है, और ये साइन थीटा भी थीटा हो जाता है। तो वो कैसे करते हैं वो देखिएगा। वो करेंगे कि इसको साइन को उड़ा देंगे, साइन को उड़ाएंगे तो 2 से 2 गया, तो डेल मिनिमम प्लस ए बाई ए, तो ये आया म्यू ए और डेल मिनिमम प्लस ए, तो डेल मिनिमम ए इंटू। अब देखो कितना आसान हो गया। अब आपको उल्टा कह दिया कि यदि आपको प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता तो आप फटाफट कह दोगे कि इस प्रिज्म का डेविएशन इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी, क्योंकि ए प्रिज्म एंगल है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ए इंटू म्यू माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन के लिए आएगा कि थिन प्रिज्म से मल्टीपल डेविएशन होता है या फिर सेम साइड डेविएशन होता है? तो मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। इधर से आइए, इधर से स्नेल्स लॉ लगाइए। जब आई बहुत कम है तो ये 1 और साइन आई की वैल्यू ऑलमोस्ट आई, दूसरी तरफ म्यू और कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के लिए भी लगाइए। यहाँ से म्यू साइन R2 की वैल्यू R2 इधर 1 और ई हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास आई और ई आ गया, और डेविएशन का फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे तो देखो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई मिनिमम मैक्सिमम की। ठीक है, तो आई की जगह रखा म्यू R1, ई की जगह लिखा म्यू बाहर आया R1 प्लस R2 अपन चेक किया था। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए क्या कि इस डेविएशन में तो मिनिमम की कंडीशन और ये कि यूनिवर्सल दोनों फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। तो ये दिमाग में आप सेट हो जाना चाहिए कि बहुत थिन प्रिज्म है तो आप किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराओ, ऑलमोस्ट सभी केस में डेविएशन सेम ही मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस। तो वही चीज है कि भाई बहुत पतला प्रिज्म है तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिल रहे। तो जो भी डेविएशन आ रहा है वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम, जो भी होना है डेविएशन सबका क्या मिलेगा आपको सेम। कहने का मतलब जो ग्राफ बनाई थी अपन ने ऐसे वाली, इसका मतलब ग्राफ में क्या देखने को मिलेगा? ग्राफ बहुत ही ऐसे पिचक से जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा लेकिन वेरिएशन बहुत ही कम। जैसे मैंने ऐसे कर दिया तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की हर एंगल पे डेविएशन, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ये ग्राफ में भी थोड़ा सा ऐसे बेंड देखने को मिलेगा। तो अपन क्या कह रहे हैं क्या कि ये जो आया वो मैक्सिमम मिनिमम सभी केस में सेम ही मिलेगा। ये अपने पास प्रिज्म का एक हिस्सा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रिज्म एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए। प्रिज्म क्या होता है? कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो सरफेस से कवर्ड होता है उसे अपन प्रिज्म कहते हैं। इसमें इंसिडेंट और इमर्जेंट वाली सरफेस समतल फ्लैट होनी चाहिए। तो जो इंसिडेंट और इमर्जेंट वाली जो सरफेस है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, परावर्तक एंगल भी, कोण भी कहते हैं। रिफ्रैक्शन की यदि बात करें तो आपको छोटे छोटे पॉइंट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है। यहाँ पे पता चला आई बढ़ाने से सीधा सीधा ई कम हो रहा है, इसका मतलब ई भी डिपेंड करता है आई पे। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो पहले एक कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई बराबर होते हैं, R1 R2 a बाई 2 होते हैं। तो डेल्टा मिनिमम आ गया 2i माइनस ए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाया तो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आया। अब आपको मैं ऐसे कहूंगा कि ये फॉर्मूला अच्छी बात है, याद करिएगा, करना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप जब पढ़े अब भाग के ये बारे में सोचें कि आपको क्या लगाना है लेफ्ट हैंड सरफेस स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये स्नेल्स लॉ तो आप हमेशा याद रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन R1।
बस R1 की वैल्यू और I की वैल्यू रखते हैं अपने पास से फॉर्मूला आ जाएगा कि ये बड़ा लगता है फॉर्मूला, कई बार 2 भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं क्या आता है। बाकी का तुम्हें भी पता है, जब बाकी सब नंबर आ रहे हैं तो ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले नहीं भूलते आप। दिक्कत तो यही आती है कि सर ये याद रखते हुए कुछ नहीं कर पाते। तो साइन इज इक्वल डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और डिवाइड बाय साइन a/2। बड़ा फर्जी सा क्वेश्चन है, फिर भी खुश होने के लिए कर दो। हाँ क्वेश्चन ऐसे ही है फर्जी, इसमें जो बनेंगे बहुत ही। कह रहा है प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है तो डेल मिनिमम ये है, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रही होगी इस मीडियम की। अब बिना देखे आप फॉर्मूला लगाइए, वो म्यू इज इक्वल टू साइन। जब तक आप पेपर पे नहीं लिखोगे आपके दिमाग में नहीं जमेगा। तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन √2 आ जाएगा। अच्छा ये तो ग्राफ तो मैंने बताई थी, अब इतनी देर में क्या ही छोड़ने वाले हूँ। चलो ये ग्राफ दे रखी है, कह रहा है वो तो पूरा बताएगा आपको। एक प्रिज्म के लिए डेविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल के मैंने ग्राफ बनाई, तो ग्राफ मुझे ऐसा सा मिला, तो आपको बता रहा है रिफ्रैक्टिंग एंगल बताओ, परावर्तक कौन बताओ। 50 डिग्री 50 डिग्री में आ रहा है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस डेल्टा 20। I यदि 30 है तो E 40, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 50 डिग्री ठीक है, ठीक है, ये आपको बता दिया। थिन प्रिज्म भी आपको बता चुके हैं। तो थिन प्रिज्म वाला फॉर्मूला कहने का मतलब बहुत कम एंगल। आप देखो ऐसे केस में वही एरर वाली बात है कि एक लिमिट नहीं होती इनको कब तक लगाए। तो मैंने बस ऐसे बता दिया कि आप जब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो बाकी की, तो आप किससे करेंगे भाई। आपके पास 10 डिग्री 15 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे देर का, तो ऐसे केस में आप वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। तो आपके पास ऑप्शन केवल क्या है, ये वाला सीधा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि 2 डिग्री है तो आपको बस मल्टीप्लाई करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ऑफ नो TI और TIR। अब आपके पास थोड़ा सा कि वो सब पढ़ लिया, अब उससे बढ़ के अलग से क्वेश्चन क्या आते हैं जो फॉर्मूले बेस्ड नहीं होते। अब देखना अपन TIR होगी या TIR नहीं होगी। मतलब एक कंडीशन ये है कि हमेशा रे बाहर निकले, और एक कंडीशन वो ढूंढेंगे जो कभी भी बाहर ना निकले, वो चीज चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा यदि I को बढ़ाता हूं तो R1 बढ़ता है, R2 E कम होगा। ठीक है, तो अपन क्या किया, I को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। बताओ I को ज्यादा ज्यादा कितना कर सकता हूँ। 90 ठीक 90 है तो ये रे ऐसे जाएगी किसी न किसी एंगल पे। तो लगभग ये तो अपन किसी न किसी पे, तो ये बताओ क्या एंगल होगा यदि ये 90 है तो क्रिटिकल एंगल हिसाब से सोचोगे। रेयरर का 90 है तो डेंसर का IC क्रिटिकल एंगल होगा। यदि रेयरर का 90 डिग्री है तो डेंसर वाले का क्रिटिकल एंगल होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, तो ये बचा A माइनस I। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ कहानी। मैंने कहा कि जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ाता हूँ वैसे वैसे R1 की वैल्यू बढ़ती है। R1 की वैल्यू बढ़ती है तो R2 की वैल्यू कम होती है। R2 की वैल्यू कम होती है। तो TIR होने के चांस है, न होने के, ना होने के क्या है, न होने के। और आप कह रहे हो कि वहां चांस कम है, फिर भी मैंने TIR करा दिया। इसका मतलब हर एंगल पे मैंने क्या कहा भाई, 10 डिग्री पे TIR हो रहा था, अब 20 किया तो TIR होने के चांस थोड़े। वापिस सोचो, I बढ़ाया R1 R2 बड़ा R2 कम होने का मतलब TIR होने के चांस कम है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, 10 डिग्री से 20 किया तो चांस थोड़े से TIR होने के बढ़ गए।
इंसिडेंस एंगल को लूंगा तो वो केवल बात पूरी कहाँ से चलेगी, आई पे। तो वापस आता हूँ, जैसे आई को बढ़ाया तो R1 बढ़ेगा। क्योंकि एक तो क्या है कि मैं बोलता ऐसे हो ना, जैसे ही रोकता हूँ तो अगली बात यही आएगी, शायद सर ने बढ़ाया तो हमें कम करने के लिए बोला होगा। ये सोचते ही नहीं कि क्या पूछा है। मैंने क्या किया, यदि आई को बढ़ाया R1 बढ़ेगा, R2 कम होगा। मतलब TIR आने के चांस कम। बुद्धि से सोचते। चलिए मैं आई को 10 की बजाय अब 20 कर रहा हूँ तो TIR होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। थोड़ी देर में है ना, तुम मुझे ऐसे पागल कर दोगे, मैं उल्टा सीधा बोलना कम हो जाएंगे। नहीं तो फिर वो तुम कब सोचोगे नहीं ना। क्या होता है कि मैं जब लिख रहा होता हूँ और मैं बोल रहा होता ना, तो मुझे लगता है कि कितना अच्छा पढ़ा रहा है, और जैसे ही मैं तुमसे पूछता हूँ और तुम्हारे आंसर मैच नहीं करते, तब समझ में आता है कि नहीं यही अच्छा पढ़ा रहा है, अपन पढ़ नहीं रहे अच्छा। तो ऐसे नहीं होता ना, वन वे कम्युनिकेशन से बड़ी दिक्कत है। तभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, सब लग रहा है ठीक है, फिर क्लास एंड करने बाद में लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, या याद है तो फिर वो काम नहीं आ रहा। दोबारा करते हैं, एक लास्ट ट्राई, फिर मैं मेरी तरफ से बोलूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा सब। आई को बढ़ाने से R2 तो सीधी सीधी से बात है, आई को बढ़ाने से TIR होने के चांस कम होंगे। आई बढ़ाने से TIR होने के चांस। तो मैंने आई को 10 के बजाय 20 डिग्री किया तो TIR थोड़े चांस कम। 30 किया तो थोड़े और कम। 40 किया तो 50 किया तो 60 किया तो 80 किया तो और 90 किया तो और भी कम। और यदि मैं कहूं, तुम कह रहे हो और भी कम में भी TIR हो जाए, तो ऊपर वाले तो सभी पे TIR होगा ही। तो मेरा कहना है, यदि मैंने 90 पे भी करवा दिया, इसका मतलब हमेशा TIR, और मतलब सभी सबसे नीचे वाले का सिलेक्शन करा दिया तो समझ लो कि मैं ये जो खराब हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि ये तो अपन ने ले लिया क्रिटिकल केस, अभी भी मुझे TIR कराना है, तो इस एंगल के बारे में क्या कहना आपका? TIR के लिए क्या होना चाहिए एंगल? क्रिटिकल IC के बराबर ज्यादा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा I माइनस IC ग्रेटर और इक्वल टू IC। क्रिटिकल केस ले रहे हैं, इसको भी अपन TIR मान लेंगे। तो A शुड ग्रेटर देन 2IC। तो आपको पता चला प्रिज्म एंगल, बस मैं यही कह रहा था कि कौन सा प्रिज्म से कितने एंगल TIR होगा कि नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो आप क्या कहोगे, यदि आपका प्रिज्म एंगल 2IC से ज्यादा है, TIR कभी भी रे इधर पास है। अब नहीं होगी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई भी मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सॉरी उसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 30 है। तो आपको कहता है कि एक मटेरियल है जिसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, और 4 ऑप्शन दे देता है कि ये आपके प्रिज्म एंगल है। तो बताइए जरा कौन सी से इधर पार नहीं हो सकती रे। जैसे मैंने कह दिया, एक 40 डिग्री वाला है, एक 50 डिग्री वाला है, एक 55 वाला है, एक 65 डिग्री वाला ऐसे। तो आपने जिसका प्रिज्म एंगल 2IC से ज्यादा है, उसमें से रे इमर्ज कभी भी नहीं होगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब ऐसे केस में इधर कोई आदमी बैठा है तो वो देखता ही रहेगा, कभी भी उसको रे नहीं मिलेगी। कारण क्या है? तो इसका मतलब आप समझे कि आप कई बार मटेरियल ऐसे बना लेते हो, फिर भी एक तरफ की चीजें दूसरी तरफ आर पार नहीं देख पाते। यदि नहीं देख पाते तो उसमें यही कहानी हो जाती है कि उधर पार नहीं हो पाती। ऐसे केस में दूसरे वाली सरफेस थोड़ी सी आपको क्या दिखेगी, ऐसे धुंधली सी दिख रही होगी, मतलब ऐसे रफ सी सरफेस दिख रही है। जबकि हाथ लगाओगे तो आपको शायद हो सकते हो स्मूथ लगे, लेकिन उधर क्लियर कुछ भी नहीं दिखता। ऐसे केस में आप बाकी का तो नहीं, जो पेपर मेट वगैरह होते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कभी आप गिफ्ट शॉप में जाओ तो ऐसे ही बोल देना दुकान वाले को, भैया पेपर मेट वगैरह दिखाना जरा। सर पेपर क्या होता है, वो पेपर वेट होता है, पेपर वेट रही और पेपर वेट हाँ। तो मैं सोचा कि यहाँ पे रख रखा है इन्होंने। तो उसको जाके ऐसे देखोगे तो हो सकता है कोई ऐसा मिल जाए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी क्या कहानी होती है।
ठीक है। अब दूसरी बात ये तो अपन ने कहा कि इस केस में कभी भी TIR मतलब हमेशा TIR होगा। अब दूसरी कहानी है न होने की कंडीशन ढूंढते हैं। आई को कम किया तो TIR होने की चांस बढ़ेगी। आई को कम करने से TIR होने की चांस बढ़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ 90 की बजाय 80 करूंगा तो चांस थोड़े बढ़ रहे हैं। 20 पे 10 पे 0 पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांस है TIR 0 पे। 0 डिग्री पे चांस मैक्सिमम और फिर भी कह रहे हैं TIR नहीं हो रहा। इसका मतलब कभी भी, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि TIR इस वजह से नहीं हो रहा कि सर आपका इंसिडेंस एंगल सेट नहीं हो रहा। हमने कहा कि तू बता दे कितने पे हो सकता है, तुम कहोगे सर 0 पे बहुत चांस है। हमने 0 करके देखा और फिर भी इसका मतलब नहीं होगा, तो हम वही कर रहे हैं अगली बार। तो 0 पे करने का मतलब रे को ऐसे भेजा, सीधी सीधी आर पार हो जाएगी ये एंगल। वैसे ही सीधा पता है कि R1 कितना है 0, तो ये कितना होगा। तुम चाह रहे हो कि TIR 0 पे सबसे ज्यादा चांस है और तुम चाह रहे हो TIR ना हो, इसका मतलब A की वैल्यू IC से कम, IC से कम होगी तो TIR नहीं होगा। तो अब आपने क्या देखा, A की बात करो। A हमने कहा कि A की वैल्यू IC से कम थी तो TIR कभी A की वैल्यू 2IC से ज्यादा तो TIR। तो सवाल आता है कि बीच में क्या हुआ। इसके बीच में क्या हुआ, ये डिपेंड्स ऑन आई। क्यों? क्योंकि किसी एंगल पे हो भी सकता है और किसी पे नहीं भी हुआ। तो ये देखना पड़ेगा इंसिडेंस एंगल क्या था। हमने इंसिडेंस एंगल यहाँ पे क्या किया 0, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 90 के बीच में 0 90 के बीच में बहुत सारे ऑप्शन है, तो वहां पे अपने को देखना पड़ेगा। हो भी सकता नहीं, लेकिन श्योर कहा है कि A की वैल्यू यदि क्रिटिकल से कम है तब कभी नहीं होगा, और यदि 2IC से ज्यादा हमेशा TIR। तो बस, तो ये आपके थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे याद रखने का थोड़ा कम, समझने का बहुत कुछ है। फिर भी आपको नहीं आया तो आप ये 3 चीज याद कर लेना, काम हो जाए। अब अपने पास आता है डिस्पर्सन। तो प्रिज्म का एक पार्ट था जिसमें अपन ने पढ़ा डेविएशन, और दूसरा हिस्सा है डिस्पर्सन का मतलब क्या है, फैलाना, डिस्पर्स कर देना मतलब फैला देना। स्कैटरिंग एक चीज अलग होती है। स्कैटरिंग तो क्या होता है, पार्टिकल से टकरा के चार तरफ, वो तो टिंडल इफेक्ट वगैरह में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अलग अलग कलर में उसको फैला देता है। कारण क्योंकि वाइट लाइट जो होती है उसके अंदर आप विजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी आंखों के हिसाब से उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, 7 कलर की वेवलेंथ आप देखने को मिलती है कि अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग है। तो कॉची इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी और इंडेक्स अलग अलग। तो अभी अपन ने देखा डेविएशन भी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो वी बी योर इधर गया तो वेवलेंथ बढ़ेगी, कम होगा। इसका मतलब रेड कलर से कम डेविएट होती है। जैसे जिस रास्ते पे जा रही है उसी पे जाती रहती है, मतलब बैंड इसमें कम देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे भेदभाव हुआ। जैसे हमने प्रिज्म से बाहर निकाला तो पता चला कि अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग है। जिसका कम आया वो ऊपर रह गया और जिसका सबसे ज्यादा डेविएशन वो सबसे। तो आपको वहां 7 कलर अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं। यही फिनोमिना क्या है, डिस्पर्सन। तो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है कि प्रिज्म से गुजारे तो ही ऐसा होता है, किसी से भी हो सकता है, तो अपने रिफ्लेक्शन से भी। लेकिन प्रिज्म से डेविएशन कुछ ज्यादा ही आ जाता है, इस वजह से आप उन कलर को एकदम सेपरेटली देख पाते हैं। अदरवाइज अपन थोड़ा बहुत उसमें होता है और उनको अलग अलग एग्जैक्ट नहीं देख पाते, वो थोड़ा सा मिक्सर सा। और जब 7 कलर का मिक्सर होगा तब तक आपको व्हाइट लाइट दिखेगी। तो मैंने क्या कहा,
जब किसी लाइट को, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो लाइट जो होती है अपने सातों कलर में अलग अलग बढ़ जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्पर्सन। अब बस छोटी छोटी चीजें, डिस्पर्सन एंगल क्या होगा, कोई प्रिज्म जो होता है कितना तगड़ा डिस्पर्स करवा पा रहा है या कितना कम करवा पा रहा है, ये उसकी ताकत वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने इधर से भेजा है कि व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट तो जाने के हिसाब से तो ये ऐसे सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता चला क्या, वॉयलेट कलर जो होता है उसके अंदर आपको डेविएशन बहुत ही ज्यादा देखने तो वो ऐसे मान लो ऐसे चलेगी, और रेड कलर में डेविएशन थोड़ा सबसे कम तो कहीं ना कहीं ऐसे चली। ऐसी बात नहीं है डेविएशन नहीं आया, सभी में आया। रेड कलर में डेविएशन ये आया और वॉयलेट में डेविएशन ये आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो इतने डिस्टेंस में क्या दिखेंगे आपको, सातों कलर। तो कितने एंगल में फैले होंगे उसको कहेंगे डिस्पर्सन एंगल। भाई कितने एंगल में, मैंने कहा कि लाइट जो है वो इतने में फैली हुई है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्या कहेंगे, डिस्पर्सन एंगल। तो बड़ा आसान है डिस्पर्सन एंगल निकालना, तो बिल्कुल डेल वी माइनस है, खत्म। तो मतलब इतना ही है इसका। अब आगे अपन फॉर्मूले पे रखते जाएंगे, लेकिन आपका काम इतना ही था। तो वॉयलेट कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन क्या आएगा, डिस्पर्सन एंगल, इसको थीटा फाई जो मर्जी लिखिए। आगे अपन क्या बढ़ाएंगे, डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए पढ़ रखा अपन ने ए और ये म्यू आर माइनस 1, एक का रेड और एक का वॉयलेट था। इसको जैसे ही किया तो आपको पता चलेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर कर लो चाहे, जैसे कॉमन लोगे तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, म्यू वी माइनस है, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन या डिस्पर्सन एंगल, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। अब थोड़ी सी बात आती है रे कि सर सभी कलर का अलग अलग डेविएशन होता है, तो प्रिज्म में ये कहानी तो हो ही रही होगी हमेशा ही। तो फिर जो आप डेविएशन वर्ड यूज करते हो प्रिज्म में, वो डेविएशन क्या है, क्योंकि मैंने देखा रेड, वॉयलेट, ग्रीन, येलो वगैरह वगैरह सभी कलर का डेविएशन। तो फिर जो पहले, इससे पहले डिस्पर्सन तो अब हेडिंग चालू की, इससे पहले तक क्या पढ़ा अपन ने, डेविएशन। तो फिर वो डेविएशन क्या था, तो भाई मोनोक्रोमेटिक में तो ठीक है, मतलब एक ही कलर है तब तो ठीक है, वो ही समझ में आ रहा है, रेड हो, वॉयलेट हो, ग्रीन हो, एक ही आएगा। लेकिन जब सर हम उसमें व्हाइट लाइट भेजे और फिर डेविएशन होता है, हम सिंगल डेविएशन वर्ड यूज करते हैं, वो किसके लिए होता है, तो वो सभी डेविएशन का एवरेज क्या निकाल के देंगे, एवरेज निकाल के देंगे। तो उसको कहते हैं अपन मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन वॉयलेट प्लस रेड बाई 2। बस इतना सा बोलने के लिए कि भाई एक ही डेविएशन वर्ड यूज करना, तो अपन क्या बताते हैं उसका एवरेज, जब अलग अलग दे रखा हो तो। वॉयलेट का डेविएशन क्या पड़ा, ए इंटू म्यू वी माइनस रेड का म्यू आर माइनस डिवाइड बाई ए बाहर लिया, अंदर देखो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 -1 -1 बाई 2 -2। तो ऐसा ही नहीं दिख रहा मीन डेविएशन, इसको मैं यदि मीन लिख दूं, खत्म। तो यहाँ पे भी वही है, ए इंटू म्यू माइनस, लेकिन म्यू क्या लेंगे फिर, मीन। कहने का मतलब है यदि एग्जाम में, पेपर में कहीं पे भी जरूरत पड़े, आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी हो, रेड की और वॉयलेट की, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये मीन जो होता है ना, वो येलो कलर को काम में लेते हैं अपन। किसको लेते हैं, येलो। हालांकि विबग्योर के हिसाब से बीच में ग्रीन आता दिखेगा आपको, बीच में कौन आ रहा है, ग्रीन, लेकिन फिर भी आप येलो कलर को काम में लेते हो मीन के लिए। इसी को क्यों, आकर डेविएशन कम होता है। येलो कलर अपनी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो आपको जैसे मैं स्कैटरिंग में भी पढ़ाऊंगा
कि भाई सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग होती है, फिर भी आपको स्काई ब्लू दिखाई देता है। क्यों? ब्लू अपने आंखों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जहाँ पे सेंसिटिव कलर है आप देखोगे तो येलो कलर यूज किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल बसेस वगैरह वगैरह ऐसी जगह चीजें होती हैं वहां पे येलो होते हैं, चाहे वो जैसे भी हो उसके भी येलो कलर होता है। सेंसिटिव नहीं है, भिड़ के देखो। है कैसे नहीं? अब एक बूढ़े की बस जा रही है, एक बच्चों की बस जा रही है, तो बच्चों को बचाना जरूरी है, बूढ़ों को तो वैसे भी चला जाए क्या है, क्योंकि वो तो करना तो कर दिया देश के लिए, कुछ नहीं कर रहे तभी तो अभी घूम रहे हैं। लेकिन वो बच्चे देश के भविष्य, हो सकता है उनमें से कोई एक बहुत बड़ा इंसान निकल जाए, मोदी निकल जाए। है यस सर। तुम्हें लगता है कि ये मारने से मरेगा? ये टॉम नो एंड सर। जेरी, वो टॉम एंड जेरी में वो टॉम है जिसके ऊपर से टायर निकल जाता है, फिर चढ़ जाती है, टायर उठते ही फिर वापस ठीक हो जाती है। देखिए नहीं, इसके उसके ऐसे चप्पल की मारी जाती है, चप्पल जैसे सेब बन जाती है, फिर वापस ठीक हो जाती है। तो वो है ये मतलब इलास्टिक है। अब जेरी सेहत के हिसाब से देख लो है। तो उसे टॉम एंड जेरी में फिर एक वो भी आता है, कुत्ता भी आता है। तो वो किसको बनाओगे? वो तुम देख लो। वो होता है, उसका भी नाम है, स्पाइक होता है नाम उसका। नाम कुत्ता है उसका। अच्छा अच्छा, पूरी फैमिली है क्या? वो तो वैसे दिखाते रहते हैं इस पे, तो कभी बतख भी आता है उसमें। नहीं नहीं, पढ़ता तो हूँ, क्या ही दिक्कत है उसमें? नोट्स बनाता हूँ उनपे। तो ये आपने क्या देखा? मीन डेविएशन देखा। अब सवाल आता है कि आपको किसी प्रिज्म की चेक करनी है कि कितनी डिस्पर्सन पावर है। अब देखो, किसी लाइट को बहुत ज्यादा बेंड करके, तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा बेंड करोगे तो ऐसे फैला दोगे, अलग कलर दिख जाएंगे, लेकिन कम फैला के भी वो अलग अलग कलर में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब उसकी डिस्पर्सन की पावर बहुत ही अच्छी है। मतलब वो डेविएट करने के बजाय डिस्पर्स ज्यादा करे, उसको कहेंगे डिस्पर्सिव पावर। तो अपने पास क्या? विक्षेपण क्षमता। जब तक मैं विक्षेपण नहीं बोला तो आप बोलेंगे अपन हिंदी, विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। तो विक्षेपण क्षमता क्या होती है? विक्षेपण करने की क्षमता, ताकत, पावर उसकी। तो ये क्या हमने देखा कि वो डेविएट करता है, मतलब डिस्पर्स करता है, विक्षेप करता है और विचलित भी करता है। तो कितना विक्षेप करता है पर विचलन पे, या फिर कहूं मैं विक्षेपण कोण डिवाइड बाई विचलन कोण का अनुपात जो कहलाता है, वो कहलाती है उसकी। कहने का मतलब इसको विक्षेपण थोड़ा सा अपन ने डेविएट किया और डिस्पर्स बहुत ज्यादा कर दिया, इसका मतलब पावर बहुत ही ज्यादा है। ये क्या लिखेंगे अपन? ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ये लिखेंगे ए इंटू म्यू माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर। आप ऐसे भी कह सकते हो डेल्टा म्यू बाई म्यू माइनस। ये क्या है कि इसकी डिस्पर्सिव पावर। फॉर्मूले सीधे सीधे आप याद रखें, क्वेश्चन आपके सीधे ही बनते हैं, कोई टेढ़े मेढ़े नहीं बनेंगे, क्योंकि म्यू वी म्यू आर दे रखा होगा, ये म्यू है, ये म्यू नहीं दिया हो तो एवरेज निकाल लेंगे, या फिर एवरेज दे रखा हो तो बात ही क्या है। अब थोड़ा सा मैं वापस कुछ चीजें याद कराता हूँ। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट का जो चारों मतलब अलग अलग कलर में क्या होता है, सातों कलर में स्प्लिट होने को ही डिस्पर्सन कहते हैं। व्हाइट लाइट आती है और अपने अलग अलग कलर में डेविएट, ये रेड का डेविएशन ये, और ये क्या होगा? डिस्पर्सन एंगल होगा। फिर अपने पास डिस्पर्सन एंगल देखा अपने ए म्यू वी माइनस म्यू आर। फिर मीन डेविएशन देखा अपन ने क्या? ए इंटू म्यू माइनस वन। मीन कलर किसको ले लेते हैं? येलो को, क्योंकि येलो सेंसिटिव होता है। डिस्पर्सिव पावर मतलब कितना अच्छा डिस्पर्स कर पा रहा है वो अपने पास। इतना याद रखें, ऐसा नहीं कि ये फाइनल रिजल्ट,
ये क्या, डिस्पर्सन एंगल डिवाइड बाई डेविएशन एंगल, ठीक है, वो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब अपने पास प्रिज्म के आपस में कॉम्बिनेशन बना के, मतलब एक के प्रिज्म दूसरा लगा के अपने डेविएशन को गायब कर सकते हैं और डिस्पर्सन को भी गायब कर सकते हैं। कैसे? बताओ, ये वाला प्रिज्म देखो लाइट को किधर बेंड करेगा, नीचे या ऊपर? नीचे की तरफ करेगा बिल्कुल। और इस वाले प्रिज्म का ऊपर की तरफ करेगा। चांस बनते हैं ना कि ये जैसे गई वैसे के वैसे ये जा रही है, जस्ट लाइक ग्लास स्लेब। ऐसे सोच लो एक बार के लिए, ऐसे बना दिया मैंने, जितना ए है उतना का उतना, ये ए है। ऐसे ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब है तो क्या करती है, लाइट ऐसे है, उसको थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे भेज देती है। ध्यान हो, क्या आती है इसमें, लेटरल शिफ्टिंग। क्या आती है, लेटरल शिफ्टिंग आती है। तो समझ गया कि ऐसा चांस है। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रिज्म एंगल कुछ ऐसे एडजस्ट कर रखे हो, डेविएशन तो आया लेकिन डिस्पर्सन नहीं आया। वो कैसे है, मान लो कि ये लाइट को इसको इधर फैलाया और वॉयलेट को ऐसे किया इसने, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये अपने पास इसको इधर, मतलब इसको रेड वाले ने, चल गया भाई, रेड वाले को ऐसे भेजा, वॉयलेट वाला ऐसे भेज दिया, और फिर से क्या बन गई है, व्हाइट लाइट बन गई। कहने का मतलब इसने डिस्पर्स किया, इसने वापस उसको कन्वर्ट करके और वापस व्हाइट लाइट बना दी। तो ऐसे चांस है कि एक में देखा अपने क्या हो सकता है, डेविएशन हो सकता है, और एक में देखा डिस्पर्सन भी हो सकता है। तो दो केस पढ़ा रहा हूँ। पहला केस, पॉइंट है मेरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या समझोगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन? एक मिनट, डेविएशन तो स्प्लिट आएगा, नहीं हुई, कलरफुल लाइट स्प्लिट नहीं हुई, वाइट ही है लेकिन वो लेकिन डिवीट हो गई पाथ से। डिस्पर्सन नहीं आएगा। तो बस आपको क्या पूछेगा, दोनों के बीच में रिलेशन। तो अपने पास एक क्राउन ले लेते हैं, एक फ्लिंट ग्लास ले लेते हैं अपन, सॉरी वो प्रिज्म ले लेते हैं। एक का ए और एक का डैश, इसका देखो प्लस लिखेंगे तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। ना भी लिखोगे तो आपको लास्ट में जाके अपने आप साइन क्या लिखने को मिलेंगे, माइनस। चलो इसकी बात करते हैं। याद आ रहा है क्या था डिस्पर्सन का फॉर्मूला, ए इंटू म्यू वी माइनस, म्यू आर। ठीक है। तो यहाँ पे ए म्यू वी माइनस म्यू आर, इसका नेगेटिव म्यू वी डैश इज इक्वल टू, बताओ ए देखा तो क्या आ जाएगा, ए डैश। आपको लग रहा हो कि क्या क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगी। तो म्यू वी माइनस म्यू आर बाई माइनस। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग वाला पार्ट कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ कैलकुलेशन करनी है, बस फॉर्मूला है, उसके अंदर बराबर क्या करना है, जीरो। वैसे वो जो लाइन बोली थी उसका मतलब समझना था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब कह रहा है कि ये तो चलो पता चल गया, डेविएशन बता दो। डेविएशन पहले का होगा म्यू -1 और दूसरे का होगा -1। अब क्वेश्चन और तगड़ा बनाना चाहे, बढ़ाना चाहे, तो ये क्या करेगा, इसका ए डैश यहाँ पे रखवा लेगा, अपने आप क्या आ जाएगा, ए म्यू, फिर ये म्यू और म्यू। इससे क्या बन जाएगा कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन डेविएशन कितना आया। और आपको यह भी पता चल गया कि एक का प्रिज्म एंगल है तो दूसरे का क्या रखना चाहिए, ताकि ओवरऑल कोई भी डिस्पर्सन ना हो। दूसरा मैं ऐसे कर दिया, डिस्पर्सन विदाउट है, इसमें बताओ क्या कहोगे, डिस्पर्सन विदाउट, तो बताओ जरा डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू और दूसरा इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से ए डैश आ जाएगा, ए पता और ए डैश आ जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए डिस्पर्सन कितना होगा, तो फॉर्मूला ए म्यू माइनस म्यू वी माइनस और माइनस ए डैश, क्या रख सकते हैं आप, ए डैश रख सकते हैं। तो बस इतना ही पता होना चाहिए।
तो आप इसमें वापस देखोगे तो पूरी कहानी में यदि आपको ये पता डिस्पर्सन एंगल क्या होता है, डेविएशन एंगल क्या होता है, तो बाकी का आपको कोई बड़ा काम नहीं। कॉम्बिनेशन में डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन जीरो करना, क्या आना चाहिए, डेल्टा आना चाहिए। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन ना आए और फिर भी लाइट डिस्पर्स हो जाए, तो ये तो अपने पास कमाल था। देखो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन की लाइट बैंड तो हो गई लेकिन डिस्पर्स नहीं हुई। इस वाले के अंदर लाइट डिस्पर्स होगी, बट कई बार कहते हैं सर देखो ये डेविएट होगी, ये डेविएट, मीन डेविएशन नहीं हो रहा, वरना तो देखो अलग अलग कलर तो डेविएट होए बिना डिस्पर्सन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने पास एक क्वेश्चन आई है एक्स्ट्रा, मैंने मतलब उसकी पावर की फॉर्म में निकाले कि बाय द वे आपको ये लास्ट में जाके नोडल टेस्ट सीरीज में आके ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, थोड़े थोड़े समझ में आ जाए, भारी भरकम नहीं है बट अलग है थोड़ी सी। तो देखो अपन ने क्या कर रहे थे, पहला वाला केस है कि विदाउट है, तो डिस्पर्सन को क्या करना है, जीरो करना है। अभी अभी अपने पावर पढ़ी थी क्या, तो बताओ जरा, फाई क्या जाएगा, ओमेगा इंटू डेल्टा। तो ओमेगा डेल्टा इज इक्वल टू, एक कंडीशन आ गई है, मतलब चार ऑप्शन दिए होते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये किसकी कंडीशन है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। चलो अब ये नेट पूछेगा एक का डेल्टा और एक का डेल्टा डेस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहेगा कि डेल्टा की फॉर्म में, तो अपन ने डेल्टा तो रख दिया, डेल्टा डेस यहाँ से रख देंगे, बताओ क्या रखोगे, देखो डेल्टा डेस माइनस ओमेगा डेल्टा बाई, तो देखो ये रख दिया, इसमें ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है, आपको डेविएशन पूछेंगे, तो ये आपको कुछ अलग नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डेल्टा की, सॉरी इसमें पावर की फॉर्म में लिखा। कई बार क्वेश्चन में दिखा और क्या होता है, प्रिज्म की पावर इतनी है, किसकी पावर, डिस्पर्सन की पावर इतनी है, तो बताओ इसमें नेट डेविएशन कितना आएगा। तो ऐसे केस में आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक वाला हिस्सा होगा जिसमें डेल्टा और डेल्टा डेस में रिलेशन आएगा, और दूसरा फॉर्मूला है जो आपको फाइनल आंसर दे देगा। अब ये किसका एग्जाम्पल है, विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने देखा, तो क्या लिख देंगे, फाई बाई ओमेगा, फाई डेस बाई ओमेगा डेस इज इक्वल टू जीरो। ये तो आ गई कंडीशन। हमने लिखा नेट डेविएशन फाई प्लस फाई डेस, फाई ठीक है, फाई डेस आपको रखना है, तो यहाँ से फाई डेस रख दो, क्या रखोगे, माइनस ओमेगा डेस बाई ओमेगा इंटू फाई। वही सेम कहानी, फाई को अपन बाहर ले लिया, फाई बाई ओमेगा फिर से बन गया, क्या हो गया, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, फाई बाई ओमेगा, तो क्या हो गया। ये तो एक टाइप के क्वेश्चन है कि आपको चार देर का। अब आप देखो थोड़ा मन में वापस सोचना कि बताया तो आप क्लिक कर पाएंगे। मेरे को क्या कराना था, पहले केस में डिस्पर्सन जीरो, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बताओ जरा क्या लिखूं, फाई किस जगह, इक्वल टू, जरूरत पड़ेगी तो अपन ये ओमेगा डेस लिख देंगे, कितनी, किसकी जरूरत पड़ रही थी, ओमेगा की फॉर्म में, अच्छा डेल्टा की उड़ाना है, डेल्टा को जगह क्या लिख दूंगा, चलिए डेविएशन क्या आता था, डेविएशन देखो यहाँ से, चलो या तो फिर इसके सीधा यही लिख दूं, क्यों फालतू वहां तक जाऊं मैं, क्या, क्या लिखूं मैं, Tail upon हाँ तो ये ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, क्या कॉमन आ जाएगा, चलिए आपको क्या चाहिए, अब नए वाले में सही से लिखें, डेविएशन है, ठीक है, और आपको क्या करना है, डेविएशन को जीरो करना है। डेविएशन की जगह आप क्या लिख दोगे, फाई बाई ओमेगा, तो फाई बाई ओमेगा, फाई डेस बाई इक्वल टू
0। आपको क्या चाहिए था? नेट डेविएशन सॉरी डिस्पर्सन। नेट डिस्पर्सन क्या लिखोगे? 5 + 5 डेज। 5 ऐसा कैसा 5 डेज की जगह -5 ओमेगा ओमेगा डेज 5/, ओमेगा 5 बाहर दे दिया। ठीक है, चाहो तो आप 5/, ओमेगा को ये क्या लिख सकते हो? 5/, ओमेगा को डेल्टा। तो डेल्टा कहने का मतलब ये भी देखो डेल्टा और ओमेगा में, ये भी डेल्टा और ओमेगा में। बस ऐसे आप, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या पूछा जाता है। बस ये थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, इसको मैं बता दूं। तो ये अपने पास हुआ कौन है? प्रिज्म। और प्रिज्म अब एक बार पढ़ लिया, उसके बाद देखिए क्या है प्रिज्म। क्या है? हाँ, चलो इसको बिना देखे ही, मतलब कुछ नहीं देखना, बोलना ही आपको। प्रिज्म क्या है? सरफेस से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। हाँ, बंद सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिनमें से कम 2 सतह कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। एक ऐसी सतह जिसपे प्रकाश आपतित होगा और एक ऐसी सतह जिससे प्रकाश क्या होगा? अब निर्गत होगा। क्या होगा? उससे निर्गत होगा। ठीक है, आपतित सतह और निर्गत सतह के बीच में जो कोण होता है उसे अपन एंगल ऑफ क्या प्रिज्म कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं, या फिर परावर्तक कोण कहा जाता है। ठीक है, 70 को आ गई। वाह, इंडिया में रह के बच्चे कह रहे हैं हमें भी थोड़ी थोड़ी हिंदी आ गई है? जो चीज आती है उसका क्या? हाँ, तो फिर अपन फटाफट R1 + R2 देखता हूँ मैं कितने पैरवे कवर हो। R1 + R2 A होगा। तो उसके बाद में डेल्टा बराबर I + E - A। मिनिमम डेविएशन के लिए I और R बराबर। I और E बराबर। I और E बराबर R1 और R2 बराबर होते हैं किसके? A/2 2 के बराबर। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में I - A। ठीक है, फिर अपने पास अंदर प्रिज्म के अंदर जो रे है वो समतल सॉरी सरफेस के पैरेलल। ठीक, फिर इसके अलावा तो अब अपन सीधा सीधा आ जाएंगे किसमें? ग्राफ में। ग्राफ की यदि बात करें अपन देखा ए के डेविएशन के लिए आई की, ऐसा क्यों था? 2 वैल्यू, एक आई है तो दूसरा एक I और एक E डेविएशन देखने को मिला आई ई बराबर होगा। बराबर। उसके बाद में अपन देखा क्या? म्यू आया था डेल मिनिमम + A/2 और डिवाइड बाय सॉरी डेल मिनिमम साइन डेल मिनिमम + A/2 डिवाइड बाय साइन A/2। साइन A/2 ठीक है, मिनिमम प्रिज्म एंगल देखने को मिला आपको, सॉरी A थिन प्रिज्म A के लिए म्यू माइनस देखने को मिला आपको A mu -1 और किसी भी नॉर्मल माइनस प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम देखने को मिला A × म्यू माइनस। ठीक है, A × म्यू -1 नॉर्मल प्रिज्म के लिए तो मिनिमम डेविएशन होता है और पतले के लिए तो मिनिमम मैक्सिमम सभी सेम होते हैं। तो आप मिनिमम वर्ड यूज करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने देखा यदि प्रिज्म एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है या यार कभी नहीं होगा, और 2IC से ज्यादा तो ऑलवेज PIR। फिर लाइट को Yeah. अपन प्रिज्म से पास करवाते हैं तो अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग होने की वजह से लाइट डिस्पर्स हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। वहां पे अपने डिस्पर्सन एंगल देखा क्या? डेल्टा V - डेल्टा R, इतना काफी है पता होना। फिर उसके बाद में डिस्पर्सिव पावर देखी। डिस्पर्सिव पावर कहा कि डिस्पर्सन एंगल डिवाइड बाई डेविएशन बाई डेल्टा। फिर मैंने प्रिज्मों का कॉम्बिनेशन कराया, देखा कि ऐसा हो सकता है कि डेविएशन आया बट डिस्पर्सन आया, और ऐसा भी हो सकता है डिस्पर्सन आया लेकिन डेविएशन नहीं आया। डेविएशन नहीं आया इसका मतलब डेल्टा1 + डेल्टा2 0, और डेविएशन नहीं आया तो विक्षेपण नहीं आया तो φ1 + φ2 बराबर 0 हो जाए। 0।
कर सकते हैं? कर सकते ही हैं। चलिए तो प्रिज्म के थोड़े से अपन 5-7 क्वेश्चन चिपका लेते हैं, थोड़ा सा तुम्हें रिलैक्स आ जाए, बाकी तो क्या ही है कि अभी ये इनको अभी सबको जरूरत पड़ेगी, अभी थोड़े दिनों में, तब नहीं है। चलेगा जब जोर लेता है, समझ दो। फर्जो ओ फर्जो, यस सर। पढ़ लिया क्या तूने कौन सा चैप्टर सर? ये वाला? यस सर, खुद तो एक बार पढ़ लिया। ये बच्चे कह रहे हैं कि फर्जो पढ़ के आएगा, नहीं सर, और इस कह रहे हैं कौन पढ़ के आएगा, नहीं पढ़ रखा है। चलिए 2016 में एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मन लगा के इनको करें, इससे आपको मोटिवेशन मिले कि आप कर पाते हो। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे लाइट है, रिफ्लेक्टिव 45 पे आता है और प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है। यदि रे मिनिमम डेविएशन सफर करती है तो बताओ जरा मिनिमम डेविएशन क्या होगा और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगी? करो 5-7 वाले तो कल मजे लिए हुए हैं, छुट्टी थी, उसमें थोड़ी आए थे, सेमीकंडक्टर में आए थे तुम, कुछ बच्चे तो आए थे हैं? क्यों? वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अपने को नहीं पढ़ा रहे, सिंपल सी बात है कि भाई जब इंग्लिश में होता तो ऐसी बात थोड़ी है, इनको पेपर देते हैं इंग्लिश में, इतना समझ में आता है इनको, लेकिन वो जब तुम्हारे वाले वर्ड लग रहे तो इनको लगता है हमें नहीं पढ़ा रहे सर। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि ऑनलाइन रखता तो फॉर वालों को बुलाता हूँ, ताकि इनको सामने दिखेगा तो इनको लगे कि हमें पढ़ा रहे हैं, और तुम्हें वो इंग्लिश के वर्ड ले रहे हैं तो तुम्हें तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं। थर्ड आंसर है, अरे वाह। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन डेरिवेशन के केस में Third अब option. इसका फॉर्मूला याद कराने के लिए लिख रहा हूं मैं, ऐसा था, ए कितना बताया अगले ने? क्यों, क्या दे रखा है इसने? सर थिन प्रिज्म नहीं दिया। तो मिनिमम दे दिया सर। अच्छा, इसने म्यू तो खुद ने पूछा है, सॉरी, तो अपने पास यहाँ हो जाएगा मिनिमम दिया है ना ये, तो 2i माइनस इंसिडेंस एंगल दिया है, अच्छा 45 पे, तो 90 माइनस बराबर 30 डिग्री, तो 2 चांस है, वैसे तो ये श्योर है यही होगा, क्यों है 2 टाइम्स होती है, म्यू मोर देन 1 होगा। बिल्कुल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो ग्लास की 1 से ज्यादा ही होगी, 2 टाइम्स होती है। ए भाई, अपने आप को सही बोलने के लिए ना कुछ भी बोल देती है। हाँ हाँ, अब तो ये तो मैं कहता ही हूँ, तुम सोचती हो बोलती कहाँ है, पूरे दिन निंदा में गिरी रहती है, तो डेल्टा मिनिमम प्लस निंदा में गिरी रहती है पूरे दिन। हाँ कैलकुलेट कर कितना सोती है, अपने आप पता चल जाए। चलिए, डेल्टा मिनिमम तो कितना है, 30 है, और ये कितना 90/2 sin 45, और इधर a by 2 60/2 e by 2 1/2 2/√2 1/2 1/2 √2
A beam of light consisting of red, green और blue color incident on prism. तो कह रहा है कि तीनों कलर इसके ऊपर गिर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखी है किसकी, रेड, ग्रीन और ब्लू की। तो रेड, ग्रीन, ब्लू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दी। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कलर सेपरेट हो जाएगा इस टाइप से, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, First separate the option. blue color part from फर्स्ट ऑप्शन, red and green. Sir, first option. फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। अब ये क्या कह रहा है, हो सकता है कोई वापस TIR हो जाए तो वापस लौट के, अगर लौट के वापस आ सकते हैं ना, यस सर। तो देखो जरा फिर। फर्स्ट ऑप्शन। चलो हमेशा TIR होने वाली कंडीशन देख लो। ए इज ग्रेटर देन 2i। हाँ, 2i इसी से ज्यादा होना चाहिए। चलो कभी TIR न होने की देख लो। वैसे तो यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि ये तो आगे रह जाएगी। ये एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। 45। तो अब यहाँ पे TIR के लिए मैं ऐसे कहूंगा म्यू इंटू साइन 45 और TIR करवाना तो 1 इंटू साइन 90। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे TIR की सोच रहा हूँ कितने पे आई है, कैसे पता चला, ये 45 तो ये 45 और ये भी 45। तो म्यू साइन 45 इज इक्वल टू, म्यू एयर है और साइन अपन कह रहे हैं कि इसको ऐसे भेजना है मेरे को। तो आपको पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ रही है, √2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे और ज्यादा हुई तो और ज्यादा बेंड कराएगी, और ज्यादा बेंड कराएगी तो वो अंदर ही आ जाएगी, बाहर है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो देखो जरा इसको नहीं करा सकते। नहीं करा इसका मतलब कौन सी है जो बाहर अलग रह पाएगी, First. बाकी के तो लौट के आ जाएंगी। तो सेपरेट किसको कर पाए, केवल आप रेड को। रेड को। क्वेश्चन तो थोड़ा सा Red अच्छा, एक तो वैसे भी अटके और कॉन्सेप्ट ठीक था, ऐसे बात नहीं की, लेकिन एक बार दिमाग में लाना था आपको। तो क्या कि यहाँ पे आपको ये देखना कि कौन सा कलर बाहर जा पाएगा और कौन सा। हमने देखा कि रेड कलर बाहर चला जाता है क्योंकि रेड कलर का डेविएशन। तो अब ये तो आप 4 ऑप्शन में से पहले देख ही लिया करो कि यदि जाएगा तो सबसे पहले रेड जाएगा। तो अपने इसमें कहते हैं कि सेपरेट रेड कलर, चांस है, ये नहीं कह रहा कि जाएगा जाके, लेकिन चांस था इस ऑप्शन के। ब्लू कलर ये तो बिल्कुल गलत है, ये कह रहा है कि ऑल कलर फ्रॉम वन, और ये चांस है कि नहीं, हो सकता है सभी के सभी पार हो जाए। तो और कह रहा है नो सेपरेशन अगर, तो ये इसका मतलब तीनों ऑप्शन में बड़ा करीबी है, क्योंकि हो सकता है सबका TIR हो जाता। तो सोचो रेड कलर के लिए भी 1.42 ऐसे हो जाता, तो ये भी बाहर है, नहीं जा पाता, ये ऑप्शन सही हो जाता। और मान लो कि इन वाले का भी थोड़ा सा 1.4 से कम हो जाता, तो ये भी क्या हो जाते, बाहर चले जाते। तो यहाँ पे देखना है किसका TIR होगा और किसका नहीं। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछते हैं। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज कॉट a/2, मतलब ए की म्यू की जगह कॉट a/2 लेना है। मिनिमम डेविएशन बताओ क्या होगा। थर्ड ऑप्शन। Third option. क्या लगाओगे, पहले तो फॉर्मूला ही बता दो। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन
a/2। A/2। फॉर्मूला लिख देता हूँ। नहीं, मैं तो उठ के क्लास ले रहा हूँ। तो कर्मठ लोग हैं। देखो कोड को क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन। इसका मतलब साइन का काम तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस a बाई। cos a/2। अब देखो कॉस और साइन सीधा तो बराबर नहीं हो सकते, वही है कि 90 का गैप आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा बन जाता है। ऐसा ही है। अब अपने पास क्या देखें तो करिए जरा, इसको मैं क्या लिख दूं, Sin sin 90 square 90 माइनस से तो ये क्या बन जाएगा, कॉस। तो ये साइन से साइन गया तो 90 माइनस a/2 और डेल मिनिमम प्लस a/2। दो से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा डेल मिनिमम। 180 माइनस। कईयों के आता है सर प्लस a/2 करते, तो आप समझ गए प्लस a/2 करोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, कभी भी आंसर नहीं आएगा, तो वो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी मैथ जरूर थी, तो इसमें एक दो जगह और आती है मैथ, शायद मिल जाएगा, हो सकता है अगला ही क्वेश्चन उसी का हो। कि ऐसे से थोड़े ठीक से क्वेश्चन आते हैं जिनमें हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज होता है। कह रहा है कि ए है वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिल्वर्ड, तो ए को क्या कर दिया जाता है, अपने मिरर बना दिया जाता है। ठीक है, लाइट रेज फॉलिंग एट एंगल इंसिडेंस, मतलब आपको आई बता रखा कितना, फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू। बताओ रिटर्न बैक कब होती है, बिल्कुल 90 पे। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि सरफेस पे क्या आई, फर्स्ट ऑप्शन। 90 डिग्री पे। बस यही सिखाने के लिए मैं क्वेश्चन करा, बाकी का तो फॉर्मूले तो वही है। सेकंड ऑप्शन। अब देखो ये क्या क्या श्योर हुआ आपको, ये 90 है, ये क्या होगा, ये होता ही है। तो ये यहाँ तक आपको पहुंचना था, पहले क्या पहुंच गए, वापस बोल रहा हूँ, ये 90 है। बाकी का ऐसे कह सकते हो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, तो R2 देखो क्या आ गया, परपेंडिकुलर इंसिडेंट टू R2 0, तो R1 A ही हो गया। अब बस यहाँ पे आपको हुए, तो यही करना है। इसमें थोड़ा हाफ एंगल फॉर्मूला शायद लगेगा इसी में भी। तो क्या करोगे, बाहर 1 इंटू साइन 2a और अंदर म्यू इंटू साइन। अब इसको ओपन कर दो, 2 sin a cos साइन कॉस और म्यू साइन से साइन, म्यू इज इक्वल टू कॉस है। तो देखो इतना तो ऐसे आनी चाहिए, इंटरेस्टिंग पार्ट है। ऐसे तुम सोचो कि सीधा ही वैल्यू दे दे पूछ ले, फिर तो रे ऑप्टिक्स कहाँ होगी। ठीक है, डिस्पर्सन वगैरह वगैरह। अब देखो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इन क्वेश्चन से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार लगता है इनसे नहीं पूछते, यहाँ पे पूछते हैं। पढ़ लो क्या है, एक थिन प्रिज्म है जिसका रिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब प्रिज्म एंगल बार बार देख रहे हो, परावर्तक कोण ही दिया होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल दिया होता है 10 है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दिया है। इसको दूसरे प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतनी है, तो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। सेकंड ऑप्शन। बताना है कि सेकंड प्रिज्म का प्रिज्म एंगल क्या होना चाहिए। अब इससे आसान और क्या आएगा, पहले तो यही समझ लो क्या है ये, क्या जीरो करना है, डेविएशन जीरो है, डिस्पर्सन
डेविएशन 0 करना। तो डेविएशन क्या होता है, a इंटू म्यू माइनस 1 और a डैश इंटू बराबर 0। तो a कितना है 10 डिग्री। 1.42 में से 1 गया तो राइट साइड ले जाइए a डैश। 1.7 में से 1 गया तो 0.7। पूरा पूरा कट रहा है क्या 7 को 42 Yes, sir. 6 degree. क्या आ जाएगा 6 डिग्री। चलो इससे अगले वाला ही पढ़ लो, ये भी 2011 में आया हुआ है। प्रिज्म 15 डिग्री का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देर किया, दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म विदाउट डेविएशन है फिर भी 10 degree. Fourth option. अब भी इसको भी नहीं करोगे ना फिर तो कुछ नहीं करोगे। Fifth 10 degree. तो a 15 and म्यू माइनस 1.5 ऊपर वाला ही रख रहा हूँ, राइट साइड में a डैश और इसमें से गया 0.75 15.75 और सीधा सीधा पॉइंट की वजह से 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं ये रेनबो फिर पढ़ा भी देता हूँ। वैसे तो मैंने आगे एनसीईआरटी भी डाल के बताऊं या फिर पहले वो, कोई नहीं, वो तो मैंने पेज भी वही डाले हैं क्योंकि उसमें डायग्राम दिख जाएंगे तुम्हें, डिट्टो के डिट्टो ही आएंगे तो ठीक है। ये तो अपन प्रिज्म का काम यही था। अब अपन वापस आते हैं। प्यास थोड़ी लग रखी है, लग तो रही है। तुम थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दो। मैं पहले बताता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट पूरा करवा के मानूंगा। कैसे ही कर लो, चाहे इंस्ट्रूमेंट तो पूरा होगा। तो कंटिन्यू चलता रहना दो। ठीक है, तुम कंटिन्यू। भी थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। और जिनको वैसे तो पेपर के लिए मैंने ऑलरेडी 2 घंटे बचा के रखे थे कि 2 घंटे बहुत हैं, जो आना चाहेंगे। दूर वाले तो चल के आने से रहे, आने थे वो सुबह ही आगे। हाँ नहीं, वो तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट खत्म करानी है। ठीक है ठीक है, बाकी पानी sure.